नमस्कार विद्यार्थियों, हम कर रहे थे पाठ 4 जलवायु 9th क्लास के अंदर ऋतुएं। अब देखो ऋतुएं जो है क्या है कि मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी परिवर्तन होता है। क्या बताया? प्रतिरूप बताएगा, सॉरी, कि मानसूनी जो जलवायु की जो विशेषता है एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप इसके अंदर क्या है समाहित रहता है और एक ऋतु से दूसरी ऋतु में मौसम की अवस्थाओं को बहुत अधिक परिवर्तन होता है। मतलब क्या बताया गया है कि एक ऋतु से दूसरी ऋतु, एक ऋतु से दूसरी ऋतु, मतलब एक ऋतु से दूसरी ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में, इसमें मौसम की अवस्थाओं में परिवर्तन, क्या बताया गया है? परिवर्तन। एक ऋतु से दूसरी ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? अधिक, बहुत ज्यादा क्या होता है इसके अंदर परिवर्तन होता है। मतलब मौसम की जो अवस्थाएं उसके अंदर जो परिवर्तन पाया जाता है वही ऋतु होती है, ठीक है। और विशेषकर देश के जो आंतरिक भाग है, कौन से? देश के जो आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं। यह है परिवर्तन देश के कौन से भाग के अंदर? आंतरिक भाग में क्या होते हैं? अधिकतर दिखाई देते हैं। मतलब यह परिवर्तन देश के आंतरिक भाग में अधिकतर दिखाई देता है। अधिकतर कहां दिखाई दे रहा है? ये देश के आंतरिक भागों के अंदर ये परिवर्तन सबसे ज्यादा हमें क्या है देखने को मिलता है, ठीक है। अब दूसरी चीज कि जो ये परिवर्तन है, परिवर्तन जो होते रहते हैं अधिक मात्रा में जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन के कारण तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है। तापमान में क्या नहीं होती है? तापमान में अधिक भिन्नता नहीं होती है। मतलब तापमान के अंदर अधिक भिन्नता नहीं, लेकिन परिवर्तनों के कारण तापमान के अंदर अत्यधिक भिन्नता भी नहीं पाई जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज कि भारत के अंदर क्या बताया गया? भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। भारत के अंदर मुख्यतः क्या है? भारत में मुख्यतया 4 प्रमुख ऋतुएं हैं। कितनी है? 4 प्रमुख ऋतुएं भारत के अंदर विद्यमान है। ऐसे तो 6 ऋतुएं मानी गई, लेकिन प्रमुख जो ऋतुएं हैं वो कितनी बताई गई? 4। और कौन कौन सी है? शीत, ग्रीष्म, और वर्षा, ठीक है। अब देखो शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। और ऋतु कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी को कहा गया है। मतलब जो प्रमुख जो ऋतु हैं वो है शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु प्रमुखता से बताई गई है। भारत में मुख्यतः 4 ऋतुएं हैं, ठीक है। और जिनमें प्रमुख ऋतु शीत, ग्रीष्म और वर्षा,
ये प्रमुख ऋतु है जिनके बारे में अध्ययन करेंगे। सर्दी, गर्मी और वर्षा, ये प्रमुख 3 ऋतु हैं। ठीक है, 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है, यानी एक को जो ऋतु बताई गई है जैसे बसंत कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो प्रमुख जो ऋतु है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। शीत और ग्रीष्म के बारे में जो आपके सिलेबस में दे रखी उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब देखो शीत ऋतु, सबसे पहली जो ऋतु है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि शीत ऋतु क्या है। शीत ऋतु के बारे में हम अध्ययन करते हैं। शीत ऋतु के बारे में क्या बताया गया उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब देखो शीत ऋतु के अंतर्गत क्या बताया गया है कि ये जो ऋतु है उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होती है। कब से? मध्य नवंबर। उत्तरी भारत में शीत ऋतु कब से प्रारंभ होती है? मध्य नवंबर से। और कब तक मानिए ये? फरवरी तक होती है। मतलब मध्य नवंबर से प्रारंभ होके फरवरी तक क्या है? फरवरी तक होती है। फरवरी तक ये रहती है भारत के अंदर। ठीक है, इसमें बताइए उत्तरी भारत के अंदर ये शीत ऋतु का जो प्रभाव है कब से कब तक इसका जो प्रभाव उसके बारे में बताया गया है। अब दूसरी चीज कि जो ये ऋतु है दिसंबर एवं जनवरी में सबसे ठंडे महीने होते हैं। शीत ऋतु के अंदर मतलब शीत ऋतु में कौन से? दिसंबर व जनवरी सबसे अधिक क्या रहती है इसके अंदर? सबसे अधिक ठंड होती है। मतलब सबसे ज्यादा अगर सर्दी गिरती है तो किस ऋतु के अंतर्गत गिरती है? ये शीत ऋतु के अंदर। और शीत ऋतु के अंदर जो महीने दे रखे हैं वो कौन से हैं? जिसमें दिसंबर और जनवरी के अंदर भारत के अंदर सबसे ज्यादा क्या रहती है? ठंडी रहती है। उस दौरान सबसे ज्यादा इस दौरान क्या होता है? हिमपात वगैरह होती है। क्या रहती है? हिमपात वगैरह होती रहती है इस दौरान जो स्थिति रहती है हिमपात जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये स्थिति है शीत ऋतु के अंदर। और तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। मतलब तापमान क्या होता है कि दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने से क्या होता है? घटता हुआ जाता है। तापमान किधर से? दक्षिण से उत्तर की ओर। मतलब हम किस ओर जा रहे हैं? दक्षिण से उत्तर की ओर। नीचे से ऊपर की ओर जो हम ऊपर की ओर जाएंगे तो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने से क्या होता है? घटता जाता है। मतलब तापमान की स्थिति होगी, तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने से घटता जाता है। जो हम दक्षिण से किस ओर आ रहे हैं? उत्तर की ओर आ रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा कि तापमान घटने लगता है। यानी वहां तापमान का प्रभाव कम होने लगता है। वो ठंडी की अत्यधिकता होने लग जाती है। दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती है। और क्या होता है कि इस मौसम में यानी इस ऋतु में दिन गर्म होते हैं। ठीक है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश रहता है। वो रातें क्या हो जाती है? चंद्रमा की शीतलता से ठंडी हो जाती है। मतलब रातें ठंडी होती है। मतलब क्या विशेषता हुई? दिन गर्म रातें ठंडी होती है। उस दौरान ये स्थिति उत्पन्न होती है। और इसी के साथ में रातें जो ठंडी हो रही, हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर क्या होता है? हिमपात मतलब बर्फबारी। मतलब हिमालय के जो
उत्तरी भाग है हिमालय की जो श्रृंखला जो पर्वत है उन पर्वतों पे क्या होने लग जाता है, हिमपात बर्फ गिरने लग जाती है। उस समय वहां पे बर्फबारी होती है, यानी भारी बर्फबारी वहां पे होती है। और इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है। इस ऋतु में क्या होता है कि उत्तर पूर्वी कौन सी पवनें, व्यापारिक पवनें प्रभावित मतलब इन पे असर पड़ने लग जाता है। मतलब व्यापारिक पवनों पे क्या है, इस शीत ऋतु का जो है वो प्रभाव पड़ने लग जाता है और स्थल से समुद्र की ओर बहती है। किस ओर बहती है, यह व्यापारिक पवनें स्थल से समुद्र मतलब इनका जो चलने का जो क्रम है वो किस ओर रहता है, स्थल से समुद्र की ओर बहती है। व्यापारिक पवनें किस ओर बहती है, स्थल से समुद्र की ओर, और मतलब इस ओर से हवाएं किधर जा रही है, समुद्र की ओर। ये क्या है, समुद्र, ठीक है। तो ये भारत का ऐसा नहीं है। अब ये हवाएं जो किस ओर चल रही है, स्थल से समुद्र की ओर चलती है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु के दौरान क्या होने लग जाता है कि तापमान जो बढ़ने लगता है त्यों त्यों हवाएं किस ओर से, समुद्र से स्थल की ओर, समुद्र से स्थल की ओर। ये कब चलती है, समुद्र से स्थल की ओर, ग्रीष्म ऋतु के दौरान ये हवाएं तो इस ओर चलती है। तो फिर ग्रीष्म ऋतु में कुछ समय बाद में क्या है कि वर्षा ऋतु का क्या होने लग जाता, आगमन होने लग जाता। लेकिन शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर ये हवाएं चलती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन उस समय उत्पन्न होती है। वर्षा जो ये हवाएं जो चलती है स्थल से समुद्र की ओर, तो देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इनके कारण देश के अधिकांश भागों में मौसम क्या होने लग जाता है, मौसम शुष्क होता है, मतलब साफ होता है। इस दौरान मौसम क्या होने लग जाता है, शुष्क रहता है। और दूसरी चीज, इसी शीत ऋतु के दौरान वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है। और कहां पे होती है वर्षा, तमिलनाडु के तट पर होती है। मतलब बारिश किस जगह होने लग जाती है, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र पे बारिश होने लग जाती है। और जो है अधिकतर मौसम सूखा होने की वजह से, और पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती है। पवनें किस ओर बहती है, पवनें स्थल से इस समय समुद्र की ओर बहती है। मतलब ये बहने वाली पवनों से क्या है कि इस क्षेत्र के अंदर, यानी दक्षिणी जो तटीय क्षेत्र है, वो तटीय क्षेत्रों पे क्या है कि बारिश वगैरह होने लग जाती है। कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, इस समय क्या होने लग जाती है, बारिश वगैरह भी होने लग जाती है शीत ऋतु के दौरान। और उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। मतलब कहां पे, उत्तरी भाग के अंदर, उत्तरी भाग में एक कमजोर दाब क्षेत्र बन जाता है। मतलब इस दौरान क्या होने लग जाता है कि उत्तरी भारत के अंदर एक कमजोर दाब का क्षेत्र भी उत्पन्न होने लग जाता है, ठीक है। इस मौसम में, सर्दी में अब हल्की पवनें इस मौसम से बाहर की ओर प्रवाहित होती है। जो हल्की पवनें हैं इस मौसम में वो किस ओर बहने लग जाती है, बाहरी क्षेत्रों में, यानी देश के बाहरी क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों के अंदर ये हवाएं चलने लग जाती है, बहने लग जाती है। और पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है। मतलब ये पश्चिम से उत्तर पश्चिम
किस ओर से? पश्चिम से उत्तर पश्चिम गंगा घाटी क्षेत्र के अंदर ये पवनें बहने लग जाती हैं। और सामान्यतः इस समय जो है आसमान क्या होता है? साफ शुष्क मौसम होता है और आर्द्रता कम एवं पवनें क्या रहती? स्थिर, मतलब मध्यम मध्यम समीर चलती ही रहती, स्थिर तथा परिवर्तित होती रहती। मतलब पवनें क्या होने लग जाती? कभी तेज हवाएं चलती है ठंडी ठंडी और कभी नॉर्मल से बिल्कुल समीर चलने लग जाती है। शीत ऋतु में जो है चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्भाव विशेष लक्षण है। मतलब इस समय क्या है कि शीत ऋतु के अंदर चक्रवाती विक्षोभ भी बनने लग जाते हैं। शीत ऋतु में चक्रवाती विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। देखो शीत ऋतु में चक्रवाती विक्षोभ भी क्या होने लग जाते हैं? उत्पन्न होने लग जाते हैं। ठीक है, अब उसी समय जब शीत ऋतु में चक्रवाती विक्षोभ उत्पन्न हो रहे हैं तो शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है। शीतकाल में मैदानी क्षेत्रों में, कहां पे? मैदानों में वर्षा होती है। मतलब उसमें जो वर्षा होती है शीतकाल में, इसे क्या कहते हैं? इसे माहवट कहते हैं। क्या कहते हैं? माहवट कहते हैं। स्थानीय भाषा के अंदर इसको माहवट के नाम से। जो सर्दी के अंदर जो होने वाली वर्षा है उसको किस नाम से जाना जाता है? मावट के नाम से जाना जाता है। जो सर्दियों के अंदर जो बारिश होती है, ठीक है, और ये रबी की फसल के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये है रबी फसल के लिए क्या है? उपयोगी है। मतलब रबी की फसल के लिए क्या है? ये उपयोगी होती है। ऐसी स्थितियां उस समय क्या है? उत्पन्न होती है। तो शीत ऋतु की विशेषता है, ये प्रमुख बिंदु है जो आपको अपने नोटबुक के अंदर नोट करने हैं। देखो शीत ऋतु के पश्चात नेक्स्ट जो ऋतु है वो हमारी है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि ग्रीष्म ऋतु क्या है। ठीक है, शीत ऋतु के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब सूर्य के ऊपर की ओर, यानी सूर्य क्या है कि सूर्य जो है सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण, कौन सी गति के कारण? आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी पर उत्तर की तरफ खिसकता जाता। मतलब किस ओर खिसक रहा है ये? मतलब ये दक्षिणायन से जब गर्मी का पड़ने लग जाती है, छोटे से भाग के मेघ के माध्यम से हम समझते हैं, जैसा भी है ये भारत है, ये हो गई दक्षिण, ये हो गई उत्तर और ये हो गई पूरब और ये हो गई पश्चिम। अब देखो ये किस ओर जा रहा है? गर्मी के मौसम के अंदर सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर आ रहा है। किस ओर हो रहा है? दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर हो रहा है। मतलब उत्तर दिशा की ओर जब ये खिसकने लगता है सूर्य, तो इस ओर क्या है कि जब इसका प्रभाव यहाँ ज्यादा रहेगा तो यहाँ कौन सी ऋतु का आगमन हो जाएगा? यहाँ सबसे ज्यादा किसका प्रभाव पड़ने लग जाएगा? ग्रीष्म ऋतु का। यहाँ गर्मी पड़ने लग जाएगी, तापमान बढ़ने लग जाएगा, तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। ग्रीष्म ऋतु मतलब यहाँ पे गर्मी अत्यधिक होने लग जाएगी, तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु का आगमन होगा। कब? जब दक्षिणायन से सूर्य की ओर जाएगा उत्तरायण की ओर। जब उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर सूर्य आएगा, सूर्य का ताप किस ओर आ रहा है? यानी तिरछा, यानी सूर्य की किरणें क्या है? तिरछी पड़ने लग जाती है, तो यहाँ शीत ऋतु मानी जाती है। कौन सी ऋतु मानी जाती है? शीत ऋतु। जब उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर सूर्य की किरणें पड़ने लग जाती है भूमध्य रेखा में, तो क्या होने लग जाता है कि शीत ऋतु होने लग जाती है। जब दक्षिण से उत्तर की ओर इसका तापमान बढ़ने लगता है सूर्य का, तो उस समय कौन सी ऋतु मानी जाती है? ग्रीष्म ऋतु मानी जाती है। ठीक है, अब इसकी कुछ जानकारी हम हासिल करते हैं इसके बारे में, ग्रीष्म ऋतु के बारे में। तो देखो ग्रीष्म ऋतु जो है मार्च से मई तक, कब से कब तक है? मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। कब से कब तक होती है?
मार्च से मई तक ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का जो प्रभाव रहता है वो मार्च से मई तक रहता है। कब से कब तक रहता है? मार्च से मई तक रहता है। और मार्च से दक्कन के पठार का उच्च तापमान, मतलब मार्च से ही क्या होने लग जाता है? मार्च से जो दक्कन है, दक्कन का पठार और यहाँ का तापमान क्या होने लग जाता है? उच्च, मतलब अत्यधिक होने लग जाता है। और उच्च तापमान के कारण, मतलब दक्कन के पठार पे उच्च तापमान के कारण यहाँ कौन सी ऋतु मानी जाती है? ग्रीष्म ऋतु। मतलब तापमान बढ़ने से गर्मी का प्रभाव बढ़ने लग जाता है। और प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। प्रायद्वीपीय भारत में क्या होता है? प्रायद्वीपीय भारत में इसके प्रभाव के कारण समुद्र के प्रभाव से तापमान यहाँ तापमान कम रहता है। मतलब जो तटीय जो क्षेत्र है, जो ये तटीय जो क्षेत्र है, यहाँ पे तापमान कम रहता है। जहाँ आर्द्रता पाई जाती है, यहाँ पे क्या पाई जाती है? आर्द्रता। इस क्षेत्र में तापमान सामान्य बना रहता है, ना सर्दी में सर्दी ना गर्मी में गर्मी। मतलब यहाँ का जो मौसम है वो कैसा पाया जाता है? कैसा होता है? सामान्य सा मौसम होता है। तो प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री के प्रभाव से तापमान कम होता है। ठीक है। अब उत्तरी जो भारत है, मतलब उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में तापमान में वृद्धि होती है। कौन से भाग के अंदर? उत्तरी भाग में। इस उत्तरी भाग के अंदर ग्रीष्म ऋतु के अंदर तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और कौन सी ऋतु मानी जाती है? वो ग्रीष्म ऋतु। तो उत्तरी भाग में, देश के उत्तरी भाग में तापमान बढ़ने, मतलब उत्तरी भाग के अंदर तापमान बढ़ने लग जाता है। यानी देश के उत्तरी भाग के अंदर क्या है कि तापमान धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। ठीक है। और जो तापमान बढ़ रहा उससे वायु दाब में कमी आती है। और क्या होता है? उत्तरी भाग में तापमान बढ़ने लगता है, वायु दाब में मतलब वायु दाब के अंदर क्या होने लग जाता है? कमी आने लग जाती है। यहाँ वायु दाब के अंदर कमी होने लग जाती है। और लू ग्रीष्म ऋतु का एक प्रभावी लक्षण है। मतलब लू अगर चल रही है, जो गर्म हवाएं चल रही है, उससे हमें याद हो जाता है कि गर्मी की शुरुआत हो गई है। लू ग्रीष्म ऋतु का एक प्रभावी लक्षण बताया गया है। प्रभावी लक्षण है, मतलब हमें याद होने लग जाता है कि ग्रीष्म ऋतु जो है इसकी शुरुआत लू से मान ली जाती है। मतलब गर्म हवाएं चल रही, मतलब आज क्या है कि गर्मी बहुत तेज है। तो इस तरीके से हमें इसका आभास होने लग जाता है। किससे? कि लू ग्रीष्म ऋतु का एक प्रभावी लक्षण बताया गया है। ठीक है। और दूसरी चीज अब देखो कि इसी के अंतर्गत क्या बताया गया? उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में हवाएं चलती है। मतलब उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के अंदर हवाएं तेज से चलने लग जाती है। दिन के समय क्या होने लग जाता है? दिन के समय उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में हवाएं तेज दिन के समय उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में हवाएं तेज चलती है। क्या होता है कि दिन के समय में उत्तर एवं
उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के अंदर हवाएं तेज होने लग जाती, जो कि एक ग्रीष्म ऋतु के क्या है लक्षण बताए गए हैं। और दूसरी चीज इसी के अंतर्गत देखो कि जो है इस समय मई के महीनों के दौरान धूल भरी आंधियां भी चलती है। इसमें मई के महीनों में क्या चलती है, धूल भरी आंधियां भी, यानी मई के महीनों में धूल भरी आंधियां भी चलने लग जाती है। और इन आंधियों के चलने से ग्रीष्म का जो प्रभाव यानी तापमान कम होने लग जाता है। आंधियों से तापमान कम हो जाता है, जिससे ठंडी समीर राहत देने वाली होती है। मतलब इस समय जो आंधियां चलती है उससे तापमान कम होता है, और जो हवाएं चलती है वो ठंडी समीर वाली होती है जो हमें राहत देती है। और इसी समय क्या है कि कुछ क्षेत्रों के अंदर मूसलाधार बारिश भी आने लग जाती है, यानी राहत की बूंदें भी गिरने लग जाती है इसी मौसम के दौरान। और कुछ क्षेत्रों के अंदर मतलब हिमपात जैसे यानी बर्फ वाली बारिश भी होने लग जाती है, जिसे कहते हैं ओले वगैरह भी इस मौसम के अंदर क्या करने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं। और ऐसे बताया गया है कि ये जो हिमवृष्टि जो होती है, हिमवृष्टि भी होती है तो बैसाख के महीने के अंदर होने से, मतलब ये हिमवृष्टि और बारिश जो होती है बैसाख के महीने में होने के कारण इस मौसम को क्या किस नाम से जाना जाता है, काल बैसाखी भी कहते हैं। इस बारिश वाले मौसम को यानी उस समय जो बारिश होती है उसको काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि कर्नाटक के अंदर जो बारिश होती है उस समय आम पकते हैं, और आम पकते हैं इस वजह से इसको आम्र वर्षा का भी नाम दिया गया है। तो इस तरीके से हमने ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के बारे में अध्ययन किया है, और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको अच्छे से अपने नोटबुक के अंदर नोट करना है। धन्यवाद। आगे का बिंदु हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। धन्यवाद।